हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी विद ऋषि जावा कलेक्शंस लेक्चर 1। लेक्चर 1 में हम कवर करने वाले हैं कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है और इस कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ क्या होता है। बिकॉज हम लोग बहुत इंट्यूटिवली सीखने वाले हैं कि अगर ये चीज़ है तो क्यों है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से। और सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या आता है कि एक कलेक्शन क्या होता है, एक कलेक्शंस क्या होता है और कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है जावा के पर्सपेक्टिव में। तो अगर आप बात करते हैं एक कलेक्शन की, तो कलेक्शन आपको पता है एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि जावा का ऑब्जेक्ट, राइट। हम जावा के टर्म से बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ कि वो चीज जो प्रिमिटिव टाइप नहीं है। इसका मतलब ये है कि जावा में जो कलेक्शन है वो आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स का बना सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स का नहीं बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। सेकंड हम बात करते हैं कि कलेक्शंस क्या होता है। कलेक्शंस एक यूटिलिटी क्लास होती है। ये यूटिलिटी क्लास आपको कुछ ऐसे यूटिलिटी फंक्शंस देती है जिसको आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोर्टिंग। तो अगर आप बार बार सोर्ट का कोड लिखोगे तो ऑप्टिमाइज नहीं रहेगा, इसलिए आपको पहले से जावा ने एक लाइब्रेरी दे दी है। उस लाइब्रेरी का आप यूज कर सकते हो। कलेक्शन फ्रेमवर्क उसका एक हिस्सा है, कलेक्शंस यूटिलिटी क्लास, जिसमें बहुत सारे मेथड्स डिफाइंड हैं पहले से। तो ये है आपकी एक यूटिलिटी क्लास। अब हमारा रह गया कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क में हम सबसे पहले सीखेंगे कि एक फ्रेमवर्क क्या होता है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क बेसिकली आपका क्या होता है। फ्रेमवर्क एक रेडीमेड आर्किटेक्चर होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो पहले से बना दिया गया हो और आपको सिर्फ उसे यूज करना है। सो इसी तरह से कलेक्शन फ्रेमवर्क एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो जावा ने आपको दे दिया है, जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस एंड इंटरफेसेस डिफाइंड हैं। ठीक है, तो ये आपका रेडीमेड कोड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है कि ये यहाँ कोड का मतलब क्या हुआ। कोड का मतलब क्या हुआ कि क्लासेस एंड इंटरफेसेस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसका कॉम्बिनेशन है कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये कैसे क्लासेस एंड इंटरफेसेस है हम थोड़ी देर में देख लेंगे। ठीक है, एग्जांपल इसका लेते हैं कि मान लो आपको एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, अब अगर आपको सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनाना है तो सेट की डेफिनेशन पे जाइए। सेट की डेफिनेशन ये कहती है कि आपका ऑर्डर मैटर नहीं करता, किस ऑर्डर में आपने सेट के अंदर चीजें डाली हैं। मैटर ये करता है कि उस सेट के अंदर यूनिक वैल्यूज रहेंगे। ठीक है, तो क्या इसको यूज करने के लिए, क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए जावा ने कुछ दिया है? हाँ जी दिया है। जावा के कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर सेट इंटरफेस है और उसके बहुत सारे इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। सो इन दोनों वर्ड्स को अगर आप मिला के समझेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसा फ्रेमवर्क जो जावा आपको प्रोवाइड करती है, जिसको आप कॉमन फंक्शनैलिटी जो आपको चाहिए होती है वो आपको मिल जाती है और आप उसका यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। एक बार आप समझ जाएंगे तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो आता है कि ये जो क्लासेस और इंटरफेसेस की हमने बात करी है, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या इनकी कोई हायरार्की होती है क्या? बिकॉज हमको जावा में पता है कि भाई एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड कर सकती है, एक क्लास दूसरे इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को आई थिंक एक्सटेंड कर सकता है, यही वर्ड होगा उसके लिए भी। तो हाँ, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर भी एक हायरार्की होती है और हम ये समझेंगे कि सबसे शुरुआत में कौन सा इंटरफेस आता है, उस इंटरफेस से नीचे कौन सा इंटरफेस आता है और फिर कितनी तरह की फंक्शनैलिटी आपको दी जाती है और उनकी क्या क्या इंप्लीमेंटेशन क्लासेस हैं। जो पेरेंट इंटरफेस है वो होता है इटरेबल इंटरफेस। ठीक है, इटरेबल इंटरफेस मैं आई से एनोटेट करूंगा जो इंटरफेस रहेगा और सी से एनोटेट करूंगा जो क्लास रहेगी। ठीक है, तो इटरेबल इंटरफेस के बाद में जो हमारे पास आता है वो आता है कलेक्शन इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है। ठीक है, अब कलेक्शन इंटरफेस से आपकी बहुत सारे
दूसरे इंटरफेस आएंगे जो इस कलेक्शन इंटरफेस को एक्सटेंड कर रहे होंगे। ठीक है, अब मैं जब भी आपको बोर्ड पे लिखता हुआ दिखाई दूंगा, तो अगर मैं डायरेक्ट एरो लिख रहा हूं देन इट्स एक्सटेंड, इफ इट्स अ डॉटेड एरो देन इट्स इंप्लीमेंट। ठीक है, तो कलेक्शन इंटरफेस आपके इटरेबल इंटरफेस को एक्सटेंड करता है। फिर कलेक्शन इंटरफेस से आपके क्या क्या दूसरे इंटरफेस निकलते हैं, लिस्ट इंटरफेस निकलता है, सेट इंटरफेस निकलता है, ठीक है, और क्यू इंटरफेस निकलता है। अब लिस्ट इंटरफेस के इंप्लीमेंटेशन क्या क्या हो सकता है। सबसे फेमस इंप्लीमेंटेशन जो है एरे लिस्ट। एरे लिस्ट एक क्लास हो गई, तो ये आपकी लिस्ट इंटरफेस को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी। दूसरा इसका इंप्लीमेंटेशन क्या हो गया, लिंक लिस्ट हो गया। लिंक लिस्ट भी बहुत फेमस है और बहुत बार यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसका अगला इंप्लीमेंटेशन क्या हो गया, देन यू ऑल्सो हैव योर वेक्टर। सो या वेक्टर भी एक क्लास है, लीजिए सी क्लास है लेकिन है। एंड देन वेक्टर के नीचे क्या हो गया, स्टैक हो गया। तो अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 4 इंप्लीमेंटेशन हमको दिए गए हैं, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक। इनमें से जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, जिसको हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, वो है आपके एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट। तो हम उन्हीं के ऊपर बात करेंगे। वेक्टर और स्टैक अब इंडस्ट्री में उतना यूज नहीं होता है, तो हम उनके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यू का इंप्लीमेंटेशन क्या हुआ, पहला इंप्लीमेंटेशन और बहुत बार यूज किया जाने वाला प्रायोरिटी क्यू, जिसको आप हीप की तरह भी यूज कर सकते हो, हीप डेटा स्ट्रक्चर की तरह। देन यू हैव योर डी क्यू विच इज योर इंटरफेस, लेकिन उस डी क्यू का इंप्लीमेंटेशन आपके पास क्या है, वो है एरे डी क्यू। हैश सेट का और लिंक्ड हैश सेट का एंड ट्री हैश सेट का जो इंटरफेस हुआ वो हुआ सेट इंटरफेस। दैट मीन्स कि सेट इंटरफेस से अपने को 3 इंप्लीमेंटेशन मिलेंगे, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड देन यू हैव योर ट्री। लेकिन ट्री डायरेक्टली आपको नहीं मिलता है, ट्री वाया सॉर्टेड सेट आपको मिलता है। ठीक है, सॉर्टेड सेट का मतलब क्या हुआ कि ट्री सेट के अंदर कुछ सॉर्टिंग वाली प्रॉपर्टी रहेगी। ये हम तब बात करेंगे जब हम ट्री सेट को पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो हमने कहीं भी मैप नहीं बताया है, और आपने बहुत बार हैश मैप सुना होगा। ठीक है, तो हैश मैप या मैप पार्ट होता है कलेक्शन फ्रेमवर्क का, लेकिन इटरेबल और कलेक्शन इंटरफेस के अंदर नहीं आता है, वो अलग से होता है। इसीलिए आप मैप को डायरेक्टली ट्रैवर्स भी नहीं कर सकते, उसके ऊपर इटरेट भी नहीं कर सकते हो डायरेक्टली। तो मैप पार्ट ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क है, बट वो कलेक्शन इंटरफेस के नीचे नहीं आता, वो सेपरेटली बनाया गया है। तो वी हैव मैप इंटरफेस एंड देन मैप इंटरफेस का वी हैव हैश मैप इंटरफेस, हैश मैप क्लास। एंड अपार्ट फ्रॉम हैश मैप हमारे पास ट्री मैप भी होता है, कंकरेंट हैश मैप भी होता है। इन सब के बारे में हम आगे आने वाले क्लासेस में बात करेंगे। एक लीगेसी क्लास हमारे पास है जिसको बोलते हैं हैश टेबल। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है इन तीनों के अंदर, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छे से, बहुत इंट्यूटिवली कवर करने वाले हैं। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको सिर्फ कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में सुपरफिशियली पढ़ना है कि होता क्या है, ताकि आपको पूरा स्ट्रक्चर पता रहे। ये जो आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये आपको याद होना चाहिए, मतलब ये आपको मेमोराइज होना चाहिए। जब आपको ये याद रहेगा, आप पूरा कलेक्शन फ्रेमवर्क किसी को भी बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से आती है। एंड मतलब आप ये बता देंगे, उसके बाद तो पीपल वुड नो कि यू हैव वेरी साउंड नॉलेज ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो हम क्या करने वाले हैं, अभी जो हम भी काम करेंगे उसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस बेस्ड लर्निंग करने वाले हैं। कि हम जब भी कुछ पढ़ाएंगे, जब भी कुछ पढ़ेंगे, तब हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि ये है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट ही क्यों है, और हम इसको यूज कैसे करेंगे अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये कलेक्शन फ्रेमवर्क, बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों पड़ी। बिकॉज कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं था तब भी तो जावा का काम चल ही रहा होगा ना। तो एक्चुअली होता है क्या, देखो आप कंप्यूटर साइंस जो फील्ड है उसमें आपको लैंग्वेज चाहिए होती है बात करने के लिए कंप्यूटर से, लेकिन वो लैंग्वेज को ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए यू नीड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, राइट। अब क्या होता है कि हर लैंग्वेज इन डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम का अपना एक इम्प्लीमेंटेशन जरूर देती है, जो भी अच्छी लैंग्वेज होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो कलेक्शन फ्रेमवर्क है, ये काइंड ऑफ आपका डेटा स्ट्रक्चर उस एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन है।
ठीक है, मतलब बेसिक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो क्या हुआ कि आपके पास बने बनाए इम्प्लीमेंटेशन है उन डेटा स्ट्रक्चर्स के, जैसे ट्री का आपके पास है ना, ट्री सेट, ट्री हैश मैप, ट्री मैप सॉरी, तो ये बना बनाया आपके पास है। कलेक्शन डॉट सोर्ट है सॉर्टिंग के लिए, जो इंटरनली क्विक सोर्ट या कुछ भी यूज करता होगा, बट आपके पास तो पहले से रेडीमेड है, सो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए कलेक्शन फ्रेमवर्क दिया गया, सो दैट जो डेवलपर्स होते हैं, जो इंडस्ट्री में डेवलपर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी काम कर सके, इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर ओन फ्रेमवर्क या देयर ओन सेट ऑफ यूटिलिटीज। आप सोचिए कि इस वर्ल्ड में इतनी सारी कंपनीज है जो जावा यूज करती हैं, और अगर हर उस कंपनी को अपना एक कलेक्शन का फ्रेमवर्क लिखना पड़ जाता तो कितना टाइम वेस्ट होता। तो वो सब कुछ पहले से जावा ने दिया है। दैट इज वाई दिस इज द पावर ऑफ जावा, कि पहले से बहुत सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, ठीक है, सो दैट चीज़ें बहुत इजीली यूज की जा सके। और इन सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको ऑप्टिमाइज करना कोई फंक्शन, तो आप फ्रेमवर्क के अंदर कर दोगे, तो वो सबके लिए, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग जावा यूज कर रहे हैं उन सबके लिए वो अपडेट ऑप्टिमाइजेशन लेके आएगा। ये फायदा है कलेक्शन फ्रेमवर्क को यूज। तो ये था इस लेक्चर का एंड। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, इसने आपको हेल्प की है, तो शेयर ज़रूर करो, लाइक ज़रूर करो, और सब्सक्राइब तो पक्का करना है। करो भाई, नहीं मुझे दिख रहा है तुम नहीं कर रहे हो, करो करो सब्सक्राइब, हाँ प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।